Welcome to Kapoor Heights. सर्कस में रिंग मास्टर ने हंटर हवा में लहराया और मोती हाथी रिंग में करतब दिखाने लगा। कभी वह सूंड ऊपर करके दो पैरों पर एक छोटे से रास्ते पर चलता, कभी वह बॉल को हवा में उछलकर करतब दिखाता। हर दिन उसे कुछ नया करतब दिखाना पड़ता था, तभी उसे भरपेट खाना मिलता था। जिस दिन दर्शक कम आते थे या मोती हाथी थका होता था, जैसे रात का शो, तब तक वह बहुत थक जाता था। इस कारण वह वही पुराने आसान करतब दिखाकर वापस चला जाता था। उस दिन रिंग मास्टर उसे आधा ही खाना दिलवाता था। भूख से परेशान मोती हाथी एक जगह बैठकर सोचता, काश किसी तरह यहाँ से भागा जाए। मोती हाथी का सबसे पसंद का करतब था साइकिल चलाना। उसके लिए एक बड़ी सी साइकिल लाई जाती थी, जिसकी बड़ी सी सीट पर बैठकर मोती हाथी पूरे रिंग में साइकिल चलाता था। यह देखकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी तालियां बजाते थे। इसी सर्कस में एक सफेद तोता था, हरिया तोता, जिससे मोती हाथी की दोस्ती हो गई थी। हरिया तोता का पिंजरा मोती हाथी के पास ही टंगा होता था। दोनों बातें करते रहते थे, जो कि बाहर वालों को समझ में नहीं आती थी। हरिया तोता बोला, क्यों मोती हाथी भाई, आज भी कम खाना मिला है क्या? मोती हाथी बोला, हाँ भाई, आज तो बहुत ही कम खाना मिला है। तुम्हें तो पूरा खाना मिल जाता है। यह सुनकर हरिया तोता बोला, कहाँ मोती हाथी भाई, खाना तो पूरा मिलता है, लेकिन वो खाना डालने वाला आधी हरी मिर्च तो अपने घर ले जाता है। मोती हाथी बोला, हाँ भाई, मैं तो थक गया हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। हरिया तोता बोला, भाई मुझे तो इन्होंने पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन तुम तो ताकतवर हो, यहाँ से भाग सकते हो। मोती हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, कई बार मन में आया, लेकिन यहाँ से मेरा जंगल बहुत दूर है, पैदल कैसे जाऊंगा, और शहर में रहा तो ये फिर से पकड़ लेंगे। हरिया तोता बोला, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन अगर तुम मुझे भी साथ ले चलो तो मैं बता सकता हूँ। मोती हाथी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ बताओ, मैं पक्का तुम्हें ले चलूंगा। अरे तुम्हें पिंजरे समेत ले चलूंगा। जंगल में जाकर हम पिंजरा तोड़ देंगे। हरिया तोता बोला, वो देखो सामने तुम्हारी साइकिल खड़ी है, उस पर ही चलते हैं। रात को तुम खूंटा तोड़कर साइकिल ले आना, फिर मेरे पिंजरे को उसमें रख लेना। मोती हाथी को हरिया तोता की बात बहुत अच्छी लगी। रात को उसने साइकिल उठा ली और हरिया तोता का पिंजरा अपनी सूंड से उठाकर साइकिल पर रखकर वह चुपचाप साइकिल चलाता हुआ जंगल की ओर चल दिया। रात भर चलने के बाद सुबह के समय दोनों जंगल में पहुंच गए थे। मोती हाथी ने कहा, भाई बहुत थक गए, अब तो कुछ खाने के लिए चाहिए। हरिया तोता ने कहा, ठीक है भाई, तुम जाकर कुछ खा लो। मोती हाथी ने देखा सामने गांव के पास गन्ने का खेत था। वह गन्ने खाने लगा। गन्ने खाकर उसका पेट भर गया। वह वापस आया तो देखा उसकी साइकिल के पास कई सारे जानवर खड़े हैं। मोती हाथी ने कहा, क्या बात है, सब ऐसे क्या देख रहे हो? एक हिरण बोला, यह क्या है, हमने इसे पहली बार देखा है। मोती हाथी बोला, भाई ये साइकिल है, इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये मेरे लिए है। सभी जानवर बहुत खुश हुए और बारी बारी साइकिल को चलाकर देखने लगे। तभी हरिया तोता ने कहा, अरे कोई मुझे तो पिंजरे से निकालो। मोती हाथी को ध्यान आया। वह बोला, भाइयों मदद करो, हरिया तोता को पिंजरे से निकालना है। सभी ने पिंजरे को पकड़ लिया। फिर एक चीते ने दोनों पैरों से पिंजरे की सलाखों को चौड़ा कर दिया और हरिया तोता बाहर निकल आया। सभी जानवर बहुत खुश हुए।
हरिया तोता मोती हाथी की पीठ पर गया और मोती हाथी साइकिल चलाने लगा। पूरे जंगल में घूम घूम कर सब मजे करने लगे। इस तरह एक तोते की सूझबूझ से मोती हाथी को कैद से आजादी मिल गई। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and क्या सोनी चिड़िया की शरारत कम होगी? क्या फिर वो कोई मुसीबत मोड़ लेगी? जानने के लिए आखिर तक देखें। welcome to Kapoor Hareja. जंगल के एक छायादार कोने में चिकी चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी सोनी का घोंसला था। सुबह की ताजगी से हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें बारी बारी से पेड़ों की शाखाओं से छनकर जंगल के मैदान में फैल रही थी। चिकी चिड़िया चहचहा रही थी और उसकी प्यारी बेटी सोनी अपनी छोटी सी चोंच से खेलने में मग्न थी। चिकी ने अपनी बेटी को समझाया, सोनी, मैं थोड़ी देर के लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम घर के पास ही रहना और किसी से उलझना मत। सोनी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ, चिंता मत करो। लेकिन सोनी का दिमाग हमेशा काम करता रहता था और जैसे ही चिकी उड़ गई, वह एक और शरारत करने का मन बनाने लगी। उसने सोचा, माँ तो चली गई, अब क्या मस्ती की जाए। वह पेड़ की शाखाओं पर उछलने लगी। उसकी नन्ही आंखों में शरारत चमक रही थी। तभी उसने देखा, गिल्ली गिलहरी और भोलू खरगोश मिलकर किसी चीज पर झगड़ रहे थे। गिल्ली, यह रास्ता मेरा है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? भोलू, यह रास्ता मेरा है, मैंने पहले देखा था। सोनी ने चुपके से उड़कर उनके पास पहुंचकर कहा, अरे भैया, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? यह तो जंगल का मुख्य रास्ता है और हर पक्षी को इसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। गिल्ली और भोलू थोड़ी देर चौंके, लेकिन सोनी की मासूमियत देख दोनों अपनी राह पकड़ते हुए चले गए। सोनी हंसते हुए बोली, इन्हें तो मैंने ऐसे भेज दिया जैसे उन्हें टॉयलेट की घंटी सुना दी हो। लेकिन सोनी की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जंगल में एक नया जोश आया जब उसने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बड़बोला बबलू बंदर देखा। सोनी ने जल्दी से एक पेड़ से टहनी तोड़ी और बबलू के पास जाकर उसे लहराई। बबलू घबराया और चिल्लाया, क्या कर रही हो सोनी? सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बालों में तितली बैठी है। और बबलू डरा डरा फौरन पेड़ के नीचे भाग खड़ा हुआ। सभी जानवर लोटपोट हो गए और सोनी की शरारतों पर तालियां बजाई। लेकिन अब जंगल में कुटकुट कबूतर की बारी थी। कुटकुट ने चिकी के पास आकर शिकायत की, चिकी बहन, तुम्हारी सोनी ने आज फिर एक और बुरी शरारत की है। चिकी हैरान होकर बोली, क्या हुआ कुटकुट भाई? कुटकुट गुस्से में बोला, मैंने महीनों तक मेहनत करके दाना इकट्ठा किया था और सोनी ने जाकर मेरा सारा दाना गिरा दिया। अब मुझे कुछ नहीं बचा। चिकी घबराई और सोनी को बुलाया, सोनी, आओ यहाँ। सोनी आई और बोली, क्या हुआ माँ? कुटकुट ने कहा, तुमने मेरा दाना गिरा दिया। मुझे दिमागी शांति चाहिए थी और तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। सोनी ने अपनी चोंच मिचका कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया कुटकुट भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। चिकी ने कहा, कुटकुट भाई, आप कोमल दिल से सोचें, हम सब दोस्त हैं। अगर तुम्हारा दाना गिरा तो हम उसे ठीक कर देंगे। कुटकुट थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब की बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी शरारत की तो मैं पंचायत में ले जाऊंगा। इसी बीच जंगल में एक नया कबूतर आया, टोनी। टोनी न केवल भोला था, बल्कि वह गांव से आया था और जंगल के नियमों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। सोनी ने टोनी को देखकर सोचा, यह नया कबूतर है, क्यों न इसे भी अपनी शरारतों का शिकार बनाया जाए। वह टोनी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, टोनी भाई, तुम जानते हो न कि यहाँ के सभी दानों को राजा के पास भेजना पड़ता है। टोनी घबराया, क्या? मैं तो सिर्फ खाने के लिए आया था। सोनी ने हंसी में कहा, ओ नहीं नहीं, यह नियम है। सब दाना आधा राजा के पास जमा करते हैं, वरना तुम जेल में डाल दिए जाओगे। टोनी डरते हुए बोला, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। अगले दिन से सोनी चिड़िया ने टोनी कबूतर को अपनी चालों में फंसा लिया था। हर सुबह वह टोनी के घर के पास जाती और उसकी चोंच में दाना लेकर आती। टोनी कभी नहीं जान पाया कि सोनी उसे क्यों परेशान कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सोनी को इस जंगल के किसी नियम का भी ख्याल नहीं था।
सोनी ने टोनी से दाना लिया और उसे अपने घर में छुपा लिया। एक दिन टोनी कबूतर अपने घर में बैठा था, तभी उसने सुनी चिड़िया की आवाज सुनी। वह चौंका और घबराकर बाहर निकला। टोनी, तुम यह क्या कर रही हो? सोनी सोनी झूठी मासूमियत से बोली, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर का रास्ता थोड़ा सा ठीक कर रही थी। तुम समझ नहीं पाए। टोनी समझ नहीं पाया, लेकिन सोनी ने उससे बिना किसी सवाल के दाना ले लिया और फिर भाग गई। टोनी परेशान हो गया, लेकिन सोनी का डर उसे समझने की बजाय और भी बढ़ा गया। कुटकुट कबूतर की गुस्से की कहानी जंगल में हर चिड़िया, कबूतर और जानवरों तक पहुंच चुकी थी। सभी जानवर सोनी की शरारतों से परेशान हो गए थे। अब जंगल में एक बड़ी पंचायत होने वाली थी, जहां सोनी की हरकतों पर चर्चा होनी थी। चिकी चिड़िया बहुत चिंतित थी। वह सोच रही थी कि शायद अब सोनी को सुधारने का वक्त आ गया है। इस बार उसने सोनी से सख्ती से कहा, सोनी, अगर तुम अब भी अपनी शरारतों से नहीं मानी, तो मुझे तुमसे सख्त कदम उठाने होंगे। सोनी ने मुंह फुलाया, लेकिन वह जानती थी कि अब माँ बहुत गुस्से में थी। पंचायत का दिन आ गया। कुटकुट ने सबसे पहले अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि कैसे सोनी ने उसका सारा दाना बर्बाद कर दिया। फिर टोनी ने हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि सोनी ने उसे झूठ बोलकर डराया और उसका दाना ले लिया। सभी जानवरों ने सोनी की ओर देखा। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ मजाक किया था। चिकी ने भी सोनी का पक्ष लिया और बोली, वह छोटी है, उसे माफ कर दो। जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ कहा, ठीक है, हम उसे माफ करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सोनी को अब अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सोनी ने वादा किया कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारेगी। उसने कुटकुट और टोनी के लिए दाना इकट्ठा करने में मदद की। उसने जंगल के हर जानवर के साथ दोस्ती की। धीरे धीरे सोनी जंगल की सबसे प्यारी चिड़िया बन गई। वह अब हर किसी की मदद करती थी। सोनी ने अब कभी झूठ नहीं बोला। वह हमेशा सच बोलती थी, चाहे कुछ भी हो। जंगल में अब हर कोई उस पर भरोसा करता था। सोनी और टोनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन टोनी ने सोनी से कहा, सोनी, तुम बहुत अच्छी हो। सोनी ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद टोनी, तुम भी बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती को प्यार में बदलते देख खुश थे। एक दिन टोनी ने सोनी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनी ने शर्माते हुए हाँ कहा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन बहुत सुंदर था। सोनी और टोनी ने एक सुंदर घोंसला बनाया। वे दोनों बहुत खुश थे। उनके घोंसले में जल्द ही 2 छोटे अंडे आए। सोनी और टोनी उनकी देखभाल में बहुत व्यस्त हो गए। वे दिन रात अंडों की देखभाल करते थे। एक सुबह अंडों में हलचल हुई। सोनी और टोनी बहुत उत्साहित थे। जल्द ही 2 छोटे चूजे अंडों से निकले। चूजों के नाम थे चिंटू और मिंटू। चिंटू और मिंटू बहुत शरारती थे। वे हमेशा इधर-उधर भागते और खेलते रहते थे। सोनी और टोनी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। चिकी उन्हें देखकर मुस्कुराती थी। कुटकुट, गिली, भोलू और बबलू भी उनके साथ खेलते थे। जंगल में हर दिन उत्सव जैसा होता था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। सोनी और टोनी ने चिंटू और मिंटू को अच्छे संस्कार सिखाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि झूठ बोलना गलत है। चिंटू और मिंटू ने यह सब ध्यान से सीखा। वे भी अपने माता पिता की तरह अच्छे बन गए। जंगल में अब कोई झूठ नहीं बोलता था। सभी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। चिंटू और मिंटू बड़े हो रहे थे। वे अब और भी शरारती हो गए थे, लेकिन वे हमेशा सच बोलते थे। सोनी और टोनी को उन पर बहुत गर्व था। जंगल के सभी जानवर उनकी तारीफ करते थे। चिकी ने कहा, ये बच्चे जंगल का गौरव हैं। सोनी और टोनी ने मुस्कुराते हुए चिकी की बात सुनी। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। चिंटू और मिंटू ने भी अपने माता पिता की तरह दूसरों की मदद की। वे जंगल के नियमों का पालन करते थे। वे जंगल को और भी सुंदर बनाते थे। सभी जानवर उनके साथ खुशी खुशी रहते थे।
जंगल में हर दिन हंसी और प्यार से भरा होता था। सोनी और टोनी की कहानी जंगल में मशहूर हो गई। हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था। जंगल में सच और प्यार की जीत हुई। चिंटू और मिंटू ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया और इस तरह जंगल हमेशा के लिए खुशहाल रहा। सच बोलने की आदत ने जंगल को स्वर्ग बना दिया। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को और भी रंगीन बनाया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह सच और प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor Heights. एक शांत सी सुबह थी। सड़क किनारे धूल भरी गली में एक छोटा दुबला पतला भूखा सा गरीब पप्पी खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, शरीर की हड्डियां दिख रही थी और पैरों में वो मजबूती नहीं थी जो एक पप्पी में होनी चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक चुपचाप तैरती हुई आग थी, उम्मीद की। उसी समय सड़क पर से दो चमचमाते फर वाले अमीर कुत्ते गुजरे। उनके गले में सोने की चेन थी, कानों में ब्रांडेड टैग्स लटक रहे थे और पैर तक साफ चमचमाते थे। वे गाड़ी से उतरे और जब उनकी नजर गरीब पप्पी पर पड़ी तो वे जोर जोर से हंसने लगे। देखो, ये क्या है? इसे देखकर तो भूख भी भाग जाए, एक ने कहा। लगता है किसी कूड़े के ढेर से सीधा सड़क पर आ गया है, दूसरे ने ठहाका लगाया। पप्पी पास की नाली में गिरा हुआ झूठा पानी पी रहा था। उसी घड़ी उसने यह अपमान अपने नन्हे दिल में गहरा महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन रोते हुए भी उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि उसी पल उसने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसने मन ही मन कहा, अब और नहीं। अब मैं अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं भी वही बनूंगा जो ये बनकर घमंड कर रहे हैं, सफल, सम्मानित और ताकतवर। पप्पी ने एक फटी पुरानी नोटबुक ढूंढी और पास के पार्क में बैठकर खुद पढ़ाई शुरू कर दी। उसे पता चला कि शहर में डॉग कोचिंग सेंटर है, जहां पप्पियों को पढ़ाकर उन्हें नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है। पप्पी रोज पार्क के पीछे से जाकर चुपचाप क्लास सुनता। उसके पास कोचिंग फीस नहीं थी, लेकिन उसका जज्बा ऐसा था कि एक टीचर ने उसे देख लिया और कहा, आओ बेटा, भीतर आकर बैठो। मुझे तुम में कुछ अलग दिख रहा है। अब पप्पी सुबह नाली के पास से कागज बीनता, दोपहर में कोचिंग में पढ़ता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें घिसता। समय बीता, साल गुजर गया। फिर आया परीक्षा का दिन, नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा। पप्पी ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया, लेकिन अब उसका दिल बेचैन था। हर रोज अखबार पलटता, पोस्टर देखता, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। उसी दौरान शहर में कुत्ता आर्मी भर्ती का ऐलान हुआ। पप्पी को पता चला कि ये उसके जैसे जुझारू और मेहनती कुत्तों के लिए सुनहरा मौका है। उसने बिना एक पल गंवाए फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। दौड़, ऊंचाई कूद, दांत से लकड़ी खींचना, मजबूत भौंक, हर दिन वो पसीना बहाता। मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वह उस पप्पी से कहीं ज्यादा बन चुका था। अब वह खुद को अपनी किस्मत मान चुका था। टेस्ट का दिन आया। सैकड़ों कुत्तों की भीड़ थी, लेकिन सबसे तेज दौड़ा पप्पी। सबसे ऊंची छलांग उसी ने लगाई। और जब परिणाम आया तो पप्पी का नाम सबसे ऊपर था, टॉप रैंक, सिलेक्टेड फॉर डॉग आर्मी। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसे हंसते थे, अब उसे बधाई दे रहे थे। बच्चे उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे। उस दिन पहली बार उसे एक असली हड्डी का तोहफा मिला, इश्क की हड्डी। लेकिन असली मोड़ तब आया। वही दो अमीर कुत्ते जो कभी उसे झूठा पानी पीते देखकर हंसे थे, वे अब सामने खड़े थे, हैरानी से मुंह खुले,
आंखें फटी की फटी। पप्पी अब सेना की वर्दी में था, कमर पर कमांडर की बेल्ट, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में धड़कती जिम्मेदारी। उसने बिना घृणा, बिना बदले के बस मुस्कुराकर उन्हें सलामी दी। पप्पी अब देश की सीमाओं की रक्षा करता है। वो भूख से भी लड़ा, ताने भी सहे, लेकिन कभी झुका नहीं। वो जानता है, गरीबी एक शुरुआत हो सकती है, मंजिल नहीं। और अगर इरादे बुलंद हों, तो कोई भी नाली का पप्पी फौज का हीरो बन सकता है। अपमान को जलन में नहीं, प्रेरणा में बदलो। जो तुम आज हो, वही तुम्हारा अंत नहीं है। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, बस सच्ची मेहनत और भरोसे से। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and क्या झिलमिल तितली अपनी जिंदगी आजादी से रह पाएगी, या अमन उसको पकड़ लेगा? कहानी के आखिर में एक शिक्षा दी गई है, जानने के लिए आखिर तक देखें। Welcome to Kapopo Horizon. Welcome. किसी हरे भरे जंगल में एक बूढ़े बरगद के पेड़ की छांव में रंग बिरंगे फूलों का एक छोटा सा बगीचा था। लाल गुलाब, पीले गेंदे, नीले कमल, सब मिलकर बगीचे को इंद्रधनुष की तरह सजा देते थे। इस बगीचे में रहती थी एक तितली, जिसका नाम था झिलमिल। उसके पंख इतने खूबसूरत थे कि जब वह उड़ती तो लगता जैसे आसमान में सितारे नाच रहे हों। झिलमिल को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वह हर सुबह फूलों का रस पीती, हवा के साथ लहराती और अपने जंगल के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती। उसके दोस्त भी कम मजेदार नहीं थे। चटपटी चिड़िया, जो हर समय चहकती रहती और फुदक फुदक कर शरारतें करती। उछलू मेंढक, जो ऊंची ऊंची छलांग मारता और ऐसे चुटकुले सुनाता कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। और बुद्धू चींटी, जो छोटी सी थी लेकिन इतने बड़े बड़े आइडिया देती कि झिलमिल उसे जंगल की प्रोफेसर कहती। चटपटी, तुम्हारी चहक से तो फूल भी झूमने लगते हैं, एक सुबह झिलमिल ने हंसते हुए कहा, जब वह एक सूरजमुखी फूल पर बैठकर रस पी रही थी। और तेरे पंखों से जंगल चमक उठता है, चटपटी ने पंख फड़फड़ाते हुए जवाब दिया। उछलू मेंढक एक बड़े पत्थर पर कूदकर बोला, अरे झिलमिल, आज हम तुझसे रेस लगाएंगे। देखते हैं मेरी छलांग तेज है या तेरे पंख। बुद्धू चींटी, जो एक छोटा सा पत्ता ढो रही थी, ने सिर हिलाया। उछलू, तू तो 2 कूद में ही हांफने लगेगा। झिलमिल के पंख जंगल के सबसे तेज हैं। झिलमिल के पंख शर्म से और चमक उठे। मेरे पंख मेरी जादुई ताकत है, इनसे मैं कहीं भी उड़ सकती हूँ, ऊंचे पेड़ों पर, नदी के किनारे और यहाँ तक कि बादलों को छूने। उस दिन दोस्तों ने मिलकर एक खेल खेलने का फैसला किया, चमकता फूल ढूंढो। जंगल में कहीं एक खास चमकता गेंदा फूल छिपा था, जो रात में तारों की तरह जगमगाता था। झिलमिल हवा में उड़ी, चटपटी पेड़ों की डालियों पर फुदकी, उछलू ने तालाबों और पत्थरों को पार किया और बुद्धू चींटी अपनी चींटी सेना के साथ पत्तों के नीचे तलाशी लेने लगी। सब हंसते खिलखिलाते, एक दूसरे को चिढ़ाते और मजा लेते। एक धूप भरी दोपहर, झिलमिल एक लाल गुलाब पर रस पी रही थी। तभी जंगल में एक लड़का आया, जिसका नाम था अमन। उसके हाथ में एक रंग बिरंगी पतंग थी और उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। उसने झिलमिल के चमकते पंख देखे और चिल्लाया, अरे वाह, यह तितली तो जादुई है। इसे तो मैं अपने डिब्बे में रखूंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। झिलमिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे नहीं, अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। मेरा घर तो यह जंगल है। उसने झट से अपने पंख फड़फड़ाए और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर जा बैठी। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पतंग जमीन पर फेंकी और झिलमिल के पीछे दौड़ा। रुक जा, चमकती तितली, मेरा डिब्बा बहुत सुंदर है, तुझे अच्छा लगेगा, वह चिल्लाया। झिलमिल ने डरते हुए अपने दोस्तों को पुकारा, चटपटी, उछलू, बुद्धू, मेरी मदद करो। चटपटी तुरंत नीचे उतरी और अमन के सिर के चारों ओर चक्कर काटने लगी। ए लड़के, मुझे पकड़कर दिखा, उसने चाहकर उसे चिढ़ाया। उछलू ने एक गीली चट्टान पर छलांग मारी और जानबूझकर अमन के जूतों पर कीचड़ उछाला। उफ़, जंगल में सब गीला है ना? वह हंसते हुए बोला।
बुद्धू चींटी ने अपनी चींटी सेना को बुलाया और सारी चींटियां अमन के पैरों पर चढ़ गईं, जिससे वह गुदगुदी से हंसने लगा और कूदने लगा। लेकिन अमन बहुत चालाक था। उसने चटप्पी को हवा में हाथ मारकर भगाया, उछलों के कीचड़ से बचकर कूदा और चींटियों को झटक दिया। मुझे सिर्फ वो तितली चाहिए, वह जोर से बोला और तेजी से दौड़ा। झिलमिल अब पेड़ से पेड़, फूल से फूल और झाड़ी से झाड़ी पर उड़ रही थी। वह बांस के झुरमुट से गुजरी, आम के पेड़ के नीचे से निकली और एक छोटी नदी के किनारे उड़ी, जहां मछलियां पानी से उछलकर चिल्लाईं, झिलमिल, हिम्मत मत हार। वह थक रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पंख मेरी ताकत है और मेरे दोस्त मुझ पर भरोसा करते हैं। उसका डर अब धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। वह उड़ती रही, कभी नीम की डाल पर, कभी जंगल की सबसे ऊंची टहनी पर। तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। लटपट बेलों का जाल, वह सोचकर चिल्लाई। जंगल में एक जगह थी जहां बेलें इतनी उलझी थी कि सिर्फ छोटे छोटे जीव ही उनमें से निकल सकते थे। झिलमिल तेजी से बेलों के जाल में घुसी, उसके पंख हल्के हल्के पत्तों को छूते हुए निकल गए। अमन ने पीछा किया, लेकिन बेलें इतनी घनी थी कि वह उनमें फंस गया। उसका कुर्ता एक टहनी में अटक गया और वह अरे बाप रे कहकर रुक गया। झिलमिल ने पीछे मुड़कर देखा। अमन बेलों से जूझ रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे थोड़ा तरस आया। ये तो बस एक बच्चा है जो चमकती चीजें पसंद करता है, उसने सोचा। शायद इसे नहीं पता कि मेरी आजादी मेरे लिए कितनी खास है। वह थोड़ा करीब उड़ी, लेकिन पकड़ से दूर, और बोली, अमन, मैं झिलमिल हूँ। मेरा घर ये जंगल है, मेरे दोस्तों और फूलों के साथ। मुझे आजाद रहने दे, प्लीज। अमन ने हैरानी से तितली को देखा। जंगल में कुछ जादू था जिससे जानवर अपनी बात कह सकते थे। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं बस तुझे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, क्योंकि तू बहुत सुंदर है। लेकिन शायद तू जंगल में ज्यादा खुश है। तभी जंगल के दूसरी ओर से एक जोरदार आवाज गूंजी, अमन, घर चल, रात हो रही है। यह अमन की मां थी। अमन ने पीछे देखा और थोड़ा उदास हो गया। ठीक है झिलमिल, तू आजाद उड़, लेकिन क्या मैं फिर आकर तुझे देख सकता हूँ? झिलमिल ने हवा में एक चक्कर लगाया, उसके पंख चमक उठे। हाँ, लेकिन सिर्फ देखने। अपनी पतंग लाना, हम सब मिलकर खेलेंगे। अमन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, अपनी पतंग उठाई और माँ की आवाज की ओर दौड़ गया। उस रात चांदनी में नहाए जंगल में झिलमिल एक कमल के फूल पर बैठी। चटप्पी, उछलू और बुद्धू चींटी उसके पास थे। मैं आज बहुत डर गई थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम सबने मेरी मदद की और मेरे पंखों ने मुझे बचाया। चटप्पी ने अपने पंख फड़फड़ाए। तू जंगल की सबसे बहादुर तितली है। उछलू ने एक ऊंची छलांग मारी। और सबसे तेज। मैं ये कहानी सारे मेंढकों को सुनाऊंगा। बुद्धू चींटी ने अपनी मूंछें हिलाईं। तूने हमें सिखाया झिलमिल, अगर अपने आप पर भरोसा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। झिलमिल ने चांद को देखा और एक बड़ा फैसला लिया। मुझे हमारा जंगल बहुत प्यारा है, लेकिन मैं और भी देखना चाहती हूँ। मैं नदियों के पार, पहाड़ों के ऊपर और दूर के बगीचों में जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास लौटूंगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को सुनहरा कर रही थी, झिलमिल ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। उसके दोस्त नीचे से चिल्लाए, जंगल की रानी, उड़ जा। वह नई जगहों पर गई, नए फूलों पर नाची और गिलहरियों, तोतों और यहाँ तक कि एक आलसी कछुए से दोस्ती की। जहाँ भी गई, उसने अपनी चमक और हिम्मत से सबको खुश किया। कहानी की सीख, झिलमिल की तरह बनो। अपनी आजादी से प्यार करो, अपने आप पर भरोसा रखो और अपने सपनों को पूरा करने से कभी मत डरो। डर आए तो अपने दोस्तों और अपनी ताकत को याद करो, तुम भी आसमान छू सकते हो। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoom High. चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक खरगोश और एक कछुए की कहानी सुनाती हूँ। एक सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वे सभी दोस्त थे। इन सब में से एक खरगोश और कछुआ भी था।
खरगोश कछुए को चिढ़ाता था कि तुम इतना धीरे चलते हो और देखो मैं कितनी तेजी से चलता हूँ और दौड़ता हूँ। कछुए ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? खरगोश कहता है कि चलो एक दौड़ करते हैं और आप पाएंगे कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं। कछुआ मान गया और पहाड़ तक जाने के लिए दौड़ का फैसला किया गया। उनके सभी पशु मित्र भी दौड़ देखने आए। जब दौड़ शुरू हुई और खरगोश इतनी तेजी से भागा और उसने इतनी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कछुआ दूर तक नहीं दिखाई दिया। उसने कुछ आराम करने का फैसला किया क्योंकि मौसम बहुत सुंदर और ठंडी हवा वाला था। आराम करते हुए खरगोश सो गया। जैसे ही वह उठा तो वह पहाड़ की ओर भागने लगा और उसने देखा कि कछुआ वहां पहले से ही था। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कछुए से कहा, कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं अहंकार से भरा था और तुम्हें नीचे गिरा दिया था। तो बच्चों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें अपने बारे में इतना डींग नहीं मारना चाहिए। हर जीव में कुछ गुण होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्यार करके जीना चाहिए। सही है न बच्चों? शुक्रिया। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor High. एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि कछुए को वह खा नहीं सकता, उसका खोल मोटा है। कछुए को भी पता था कि मगरमच्छ उसे कभी नहीं खा सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को कहा, देख भाई, ना तो मैं तुझे खा सकता हूँ और न ही तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। कछुआ कहता है, भाई, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, हम दोनों में तो बहुत फर्क है। मगरमच्छ को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठाकर नदी से बाहर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नदी में आता है। कछुआ चुपचाप सुन रहा था। वह बोला, भाई, लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी है। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह हार गया। इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मगरमच्छ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कछुए को मुंह से धक्का देने लगता है। कछुआ अपने खोल में चला जाता है। मगरमच्छ उसे नदी के बाहर फेंक देता है। वह उसे नदी से बहुत दूर ले जाता है। कछुआ जब बाहर निकलता है तो वह अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ यह सुनकर हंसने लगा। वह बोला, तुझे पता है दूसरी नदी यहाँ से कितनी दूर है? वहां तक तू पहुंच ही नहीं सकता। अब या तो मुझसे माफी मांग या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नई नदी में पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। मगरमच्छ यह सुनकर वापस चल देता है, लेकिन इस बार वह रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर जाने लगता है। उस रास्ते पर बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही मगरमच्छ वहां पहुंचता है, वह गीली मिट्टी में धंस जाता है। अब वह न आगे बढ़ पा रहा था, न ही पीछे। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता नीचे धंस जाता था। इस तरह उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि वह यहीं पड़े पड़े मर जाएगा। इधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मगरमच्छ ने अपनी पूंछ गीली जमीन पर मारनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज सुनकर कछुआ पलटा। वह मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ उसके सामने विनती करने लगा, भाई, मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कछुआ बोला, क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं?
मगरमच्छ उससे माफी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। बहुत देर तक मेहनत करते करते वह मिट्टी नदी में बहने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है। मगरमच्छ पानी में पहुंच जाता है। मगरमच्छ कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। कछुआ उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घूमता रहता था। फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते रहते थे। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and क्या घायल गजराज को सर्कस वाले अपना पास रखेंगे? क्या गजराज को जंगल में सब अपनाएंगे? क्या गजराज शेर को हरा पाएगा? जानने के लिए आखिर तक देखें। Welcome to Kapoor High गजानन हाथी एक बहुत ही प्यारा, समझदार और नटखट हाथी था। कई सालों से वह शहर के मशहूर सर्कस में करतब दिखा रहा था। उसके हर शो में तालियों की गूंज और बच्चों की हंसी की गड़गड़ाहट गूंजती थी। वह साइकिल चलाता था, सूंड से गेंद उछालता था, झंडा लहराता था और सबसे मजेदार बात, वह नकली चश्मा पहनकर जोकर की तरह डांस भी करता था। सर्कस के बच्चे उसे प्यार से गजो अंकल बुलाते थे और उसके बिना शो अधूरा लगता था। एक शाम की बात है। तंबू के नीचे हजारों दर्शक बैठे थे, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे थे और ढोलन गाड़ों की आवाज हो रही थी। गजानन अपनी चमचमाती साइकिल पर रिंग में आया। उसने एक पैर हवा में उठाया, सूंड घुमाई और साइकिल स्टार्ट की। सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी चटाक, साइकिल का एक पाइप टूट गया। गजानन हवा में लहराता हुआ धड़ाम से गिरा। उसकी गिरते ही स्टेज की लकड़ियां टूट गईं और कुछ टुकड़े उसके शरीर में चुभ गए। बच्चे डर से चिल्ला उठे, गजो अंकल। शो रोक दिया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। गजानन दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता हो। डॉक्टर ने उसका घुटना चेक किया और सिर हिलाकर कहा, इसका घुटना टूट गया है, अब यह कभी करतब नहीं दिखा सकेगा। सुनते ही सर्कस मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबराकर कहा, डॉक्टर साहब, पैसा कितना भी लगे, इसे ठीक कर दो, नहीं तो मेरा सारा सर्कस डूब जाएगा। डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, घाव तो भर जाएगा, पर अब इसका घुटना मुड़ नहीं पाएगा। बिना घुटने मुड़े यह कैसे साइकिल चलाएगा या नाचेगा। गजानन का इलाज शुरू हुआ। उसे धीरे धीरे आराम आने लगा। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता, उसका दर्द फिर से जाग उठता। एक बार उसने अपनी सूंड से दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वजन घुटने पर पड़ा, वह आहू करके वहीं गिर पड़ा। अब गजानन अकेले अपने बाड़े में पड़ा रहता था। पहले जहां उसे गुलाब जामुन, केले और आइसक्रीम मिलती थी, अब सिर्फ सूखी घास दी जाती थी। सर्कस का माहौल बदल गया था। कोई उसे देखने नहीं आता। और फिर एक दिन कुछ अजीब हो गया। सर्कस का मालिक गाड़ी बुलवाता है और आदेश देता है, इसे जंगल में छोड़ दो, अब यह हमारे किसी काम का नहीं। 2 लोग आए, गजानन को ट्रक में लादा गया। वह कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में नमी थी। गाड़ी ने शहर छोड़ा, रास्ते बदले और फिर वो जंगल पहुंचा। रात के अंधेरे में ट्रक रुका। गजानन को नीचे उतारा गया और सभी लोग बिना कुछ कहे वापस चले गए। अकेला, घायल और भूखा गजानन एक पेड़ के नीचे चुपचाप लेट गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। सुबह हुई और गजानन की आंखें खुली तो देखा कि चारों ओर अजीब अजीब जानवर खड़े थे, खरगोश, बंदर, भालू और एक सियार। गजानन ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया और अपनी सूंड से हवा में हेलीकॉप्टर की तरह घुमाया। लेकिन सियार ने आंखें तरेर कर कहा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? गजानन ने दुखी मन से बताया कि वो सर्कस में काम करता था, चोट लगने के कारण उसे छोड़ दिया गया। सियार ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, हुफ, शहर वालों से हमें कोई लगाव नहीं, वो शिकारी हमारे दोस्तों को पकड़ते हैं, यहाँ कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, दूर रहो। बंदर, भालू और बाकियों ने भी सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। गजानन का दिल टूट गया।
कोई उससे बात नहीं करता था। वो अकेला एक कोने में पड़ा रहता। भूख लगती तो सूखी घास खा लेता, प्यास लगती तो चुपचाप नदी चला जाता। एक दिन उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की। एक पेड़ की डाल को पकड़ा और धीरे धीरे बाकी 3 पैरों पर खड़ा हो गया। दर्द तो था, पर अब उसमें थोड़ा हौसला भी था। जैसे ही वो चलने लगा, दूर से एक बच्चा खरगोश चिल्लाया, अरे! हाथी चलने लगा। अब गजानन धीरे धीरे जंगल में घूमने लगा, खाना ढूंढता, पानी पीता, लेकिन जानवर अभी भी उससे बात नहीं करते थे। एक दिन वो नदी किनारे गया और सब जानवरों से बोला, भाई, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन एक हिरण सामने आया और गुस्से से बोला, हम सबने मिलकर तय किया है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे शहर वालों ने मेरे परिवार को मार दिया था। गजानन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन उस गलती में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं भी तो जंगल से ही उठा लिया गया था। उस समय मैं बच्चा था। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब चुपचाप चले गए। जंगल के जानवर आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। उनके राजा शेरसिंह अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, और मुझे खबर मिली है कि पास वाले जंगल का शेर हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। सभी जानवर डर गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? सबने पूछा। शेर सिंह बोले, अब कोई नया राजा नहीं बचा, तुम सबको खुद मिलकर रहना होगा। कुछ दिन बाद शेर सिंह सचमुच मर गए। पूरे जंगल में उदासी छा गई। लेकिन पास वाले जंगल का धूर्त शेर खुश हुआ। वह आया और एक दिन एक हिरण को उठा कर ले गया। अब सभी डरने लगे। जब यह बात गजानन को पता लगी, तो वो चुपचाप जंगल के कोने की ओर चला गया, जहां से शिकार करने वाला शेर आता था। वो वहां पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। एक दिन जैसे ही वह शिकारी शेर आया, गजानन कूदकर सामने आया। उसने अपनी लंबी सूंड से उसकी पूंछ पकड़ी और उसे गोल गोल घुमा दिया, जैसे चक्री घुमाते हैं। फिर धप्पा करके शेर को दूर झाड़ियों में फेंक दिया। शेर के चिल्लाने की आवाज दूर तक गई। डरकर वह अपनी जान बचाकर भागा और कभी वापस नहीं आया। अब सारे जानवर एक साथ दौड़कर गजानन के पास आए। सियार बोला, गजू भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। माफ करो, हमसे गलती हो गई। गजानन मुस्कुराया और बोला, माफी की क्या बात है, आप सब मेरे अपने हो। अब ये जंगल भी मेरा घर है। सभी ने मिलकर उसे कंधों पर बैठा लिया, मतलब जितना बैठा सके, और जोर से नारा लगाया, हाथी राजा की जय हो। उस दिन से गजानन जंगल का राजा बन गया, एक प्यारा, समझदार और मजाकिया राजा। और दूसरे जंगल का शेर फिर कभी इधर आने की हिम्मत नहीं कर सका। जंगल में गजानन अब सबका हीरो बन चुका था। उसकी बहादुरी की कहानियां जंगल के कोने कोने में फैल चुकी थी। अब जो जानवर पहले उससे दूर भागते थे, वही उसके साथ बैठकर बातें करने लगे थे। गजानन अब अकेला नहीं था। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक रंगीन हो गया था। एक दिन जब गजानन नदी किनारे नहा रहा था, तभी कुछ छोटे जानवर, 3 खरगोश, 2 बंदर और एक नन्हा ऊदबिलाव भागते हुए उसके पास आए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, गजानन भैया, हमारी मदद करो। एक बड़ा अजगर हमारी बिल के पास घूम रहा है। वो हमारे छोटे भाई को पकड़ ले गया है। गजानन बिना एक पल गंवाए खड़ा हुआ। दर्द अब भी उसके पैर में था, लेकिन बच्चों की पुकार उसके दिल को छू गई थी। वह दौड़ता हुआ बिल के पास पहुंचा। वहां सचमुच एक विशालकाय अजगर एक नन्हे खरगोश को अपनी पूंछ में लपेटे हुए था। गजानन ने जोर से चिंगाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। अजगर थोड़ा सहमा, लेकिन उसने खरगोश को छोड़ा नहीं। गजानन ने अपनी सूंड में एक पत्थर उठाया और उसे अजगर की पीठ पर दे मारा। अजगर छटपटा गया और डर के मारे नन्हे खरगोश को छोड़कर जमीन पर लहराता हुआ भाग गया। खरगोश का परिवार गजानन के पैरों से लिपट गया। अब छोटे जानवर उसे अपना गजराज भैया कहने लगे थे। अब गजानन का घर एक खुला सा मैदान बन गया था, जहां हर शाम जानवरों का जमावड़ा होता। वहां कहानियां सुनाई जाती, खेल खेले जाते और नन्हे जानवर गजानन की सूंड पर झूला झूलते। कभी कभी गजानन उन्हें सर्कस की पुरानी यादें सुनाता, कैसे वो साइकिल चलाता था,
कैसे उसने एक बार ताश के पत्तों से एक हाथी जैसा महल बनाया था और कैसे एक बार उसने गलती से अपने ट्रेनर की टोपी खा ली थी। बंदर बच्चों को ये बातें सबसे ज्यादा मजेदार लगती थी। वो उसकी नकल करके सूंड जैसा मुंह बनाकर टोपी खाने की एक्टिंग करते और सब मिलकर हंसी से लोटपोट हो जाते। एक दिन कुछ इंसान जंगल में पेड़ काटने आ पहुंचे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी। वे जानवरों के घरों को गिराने लगे। सब जानवर डर के मारे भागने लगे। सियार, हिरण, बंदर सब इधर उधर छुप गए। लेकिन गजानन चुपचाप उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में अपने परिवार को बचाने की आग थी। उसने जोर से चिंगार लगाई और सूंड में एक पेड़ का भारी तना उठाकर इंसानों की गाड़ी के सामने पटक दिया। मशीन रुक गई। इंसान चौंक गए। उनमें से एक चिल्लाया, ये वही हाथी है जो सर्कस में था। इसे हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब गजानन वही हाथी नहीं था, वो जंगल का रक्षक बन चुका था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी आ गई और इंसानों को वहां से भगा दिया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अब सबने समझ लिया था, गजानन सिर्फ उनका दोस्त नहीं, बल्कि उनका असली राजा है। कुछ महीनों बाद जंगल में एक बड़ा त्योहार मनाया गया, वन उत्सव। इस दिन हर जानवर कुछ न कुछ प्रस्तुति देता था। कोई गाता, कोई नाचता, कोई जोकर बनता। गजानन ने कहा, मैं भी एक छोटा सा करतब दिखाऊंगा। सब डर गए। नहीं गजानन भैया, आपके पैर में चोट है। लेकिन गजानन मुस्कुराया, डरो मत, मैं बैठकर ही करतब दिखाऊंगा। फिर क्या था, गजानन ने अपने सूंड से 5 फल एक साथ उछालकर कैच किए, अपनी पीठ पर 2 बंदरों को बिठाकर नाच दिखाया और अंत में अपने दोनों कानों से 2 पतंगे उड़ाई। पूरा जंगल ताली बजा उठा। उस दिन सबने गजानन को प्यार से हंसतागजराज कहा। अब जंगल में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता, माँ बाप सबसे पहले उसे गजानन से मिलवाने लाते। गजानन उन्हें आशीर्वाद देता और एक छोटा सा पत्थर उनकी याद में सजाकर रखता। धीरे धीरे वो पत्थरों की लाइन एक गजराज रक्षक स्तंभ बन गई, एक प्रतीक कि जंगल कभी अकेला नहीं। और अब भी अगर कभी कोई खतरा जंगल पर मंडराता है, तो एक भारी भरकम पर शांत सी आवाज जंगल में गूंजती है, यह जंगल मेरा घर है। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा, वो खुद बच नहीं पाएगा। और जानवर हंसते हुए कहते हैं, गजराज आया रे। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor High. क्या चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की बात मानेंगे या शिकारी के जाल में फंस जाएंगे? कहानी के आखिर में एक बहुत बड़ी शिक्षा भी दी गई। जानने के लिए आखिर तक देखें। गांव के एक छोटे से कोने में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल गांव का सबसे पुराना था, बल्कि इसकी शाखाएं आसमान को छूने तक फैली हुई थी। इस पेड़ की घनी छांव में कई पक्षी अपना घर बनाते थे। उसी पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। यह चिड़िया बहुत प्यारी और मेहनती थी। घोंसले में उसकी 2 प्यारी नन्ही चिड़िया के बच्चे रहते थे, जिनके पंख अभी छोटे थे और वे उड़ नहीं सकते थे। चिड़िया का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हर सुबह सूर्योदय होते ही वह घोंसले से उड़ जाती और आसपास के खेतों और बागों से दाना चुगने जाती। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहता। चिड़िया हर बार थोड़ा थोड़ा दाना अपने बच्चों के पास लाती और उन्हें खिलाती। बच्चों का पेट भरता तो वह खुद भी थोड़ा दाना खाती। जब बच्चों का पेट भर जाता, तब वह खुद आराम करती और फिर शाम को अपने बच्चों को उड़ना सिखाती। समय बीतते बीतते बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए थे, लेकिन उड़ने की कला अभी उन्होंने पूरी तरह से नहीं सीखी थी। माँ चिड़िया उन्हें हर दिन मेहनत से उड़ने की कोशिश कराती थी। वह उन्हें समझाती, तुम दोनों बहुत जल्दी उड़ सकोगे, बस डर को दूर करो और पंखों को फैलाओ। कभी वे उड़ते और गिर जाते, तो कभी थोड़ी देर के लिए हवा में ठहर पाते। लेकिन चिड़िया ने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।
वह हमेशा उन्हें यह समझाती, गिरने से डरना नहीं चाहिए, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चिड़िया के दोनों बच्चे कई बार उड़ने की कोशिश करते और माँ के मार्गदर्शन में धीरे धीरे सीखते जाते। माँ को गर्व था कि उसके बच्चे धीरे धीरे उसकी तरह स्वतंत्र और शक्तिशाली बन रहे थे। हर दिन माँ अपने बच्चों को आकाश में और ऊंचाई तक उड़ने की प्रेरणा देती। लेकिन एक दिन चिड़िया ने महसूस किया कि अब वह बहुत थक चुकी है। उसकी आंखों में थकान थी और पंखों में शक्ति नहीं बची थी। वह घोंसले में लौटी और बच्चों से कहा, अब मैं और नहीं उड़ सकती, मुझे अब बहुत थकान हो गई है। तुम दोनों कल से दाना ढूंढने जाओ और मेरे लिए भी थोड़े दाने ले आना। बच्चों को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। बड़े बेटे ने कहा, माँ, हमें तो घर के पास ही दाना मिलता है, हम वहीं से ले आते हैं। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को एक बात बताऊं। जब जीवन में कोई रास्ता आसान लगता है तो समझ लो उस रास्ते में कोई ना कोई खतरा छिपा हो सकता है। यह जो नीचे दाना पड़ा है वह तुम्हें दिखता है, पर वह खतरे से भरा हो सकता है। मैंने कई बार इस रास्ते को चुना है और मुझे यह दिखा था कि नीचे शिकारी का जाल बिछा होता है। बच्चे कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप माँ की बातों को सुनते रहे। अगले दिन वे दोनों पहली बार उड़ान भरने निकले। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर एक छत पर गए जहाँ दाना और पानी रखा हुआ था। छोटा बेटा खुश होकर बोला, भैया देखो, यहाँ तो बहुत सा दाना पड़ा है और पानी भी रखा है, हम इसे खा सकते हैं। बड़ा बेटा थोड़ा घबराया और बोला, रुक जाओ, याद करो माँ ने क्या कहा था। जब कुछ आसान लगे तो समझ लो वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। वे दोनों चुपचाप बैठ गए और आसपास की स्थिति पर गौर करने लगे। कुछ देर बाद छत के मालिक ने आकर देखा कि दाना और पानी वैसे का वैसा रखा था। वह अपनी बातों में उलझा हुआ था और अपने बेटे से कहने लगा, तुमने कहा था कि हम पहले चिड़ियों को डराने के लिए दाना रखेंगे। धीरे धीरे ये चिड़िया यहाँ आकर दाना खाने लगेंगी, फिर हम जाल डालकर इन्हें पकड़ सकते हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे तुरंत उड़ गए और समझ गए कि वहां पर जाल हो सकता है। वे फिर से उड़ते उड़ते एक और जगह पहुंचे जहां उन्हें कुछ साधु बाबा चलते हुए दिखे। बाबा की झोली से दाने गिर रहे थे। दोनों बच्चे चुपचाप उनकी ओर बढ़े और बिना डर के दाना चुगने लगे। छोटा बेटा खुशी से बोला, भैया देखो, यहाँ कोई जाल नहीं है, हम आराम से दाना खा सकते हैं। बड़ा बेटा भी मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। अब हमें कहीं भी आसानी से दाना मिल सकता है, बशर्ते हम सही रास्ते पर चलें। उसी दिन से दोनों बच्चे अपने रोज के दाने के लिए हर दिन उड़ते और वापस अपने घोंसले में लौटते। अब वे समझ गए थे कि जो रास्ता आसान दिखे वह हमेशा सही नहीं होता। उन्हें अब समझ आ गया था कि मुसीबतों से बचकर अगर सही रास्ता चुना जाए तो जीवन में सफलता मिलती है। अब माँ चिड़िया को अपनी मेहनत में थोड़ी राहत मिल गई थी। बच्चों के लिए हर दिन दाना लाना अब उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे दोनों उड़ने में सक्षम हो चुके थे और समझदारी से निर्णय लेने लगे थे। एक दिन चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। मैं जानती हूँ तुम जब भी चाहो उड़ सकते हो और अपने लिए भोजन पा सकते हो। तुम दोनों मेरे लिए बहुत गर्व का कारण हो। मैं अब थक चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना भी मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगी। बच्चे खुश हुए और चिड़िया के पास बैठकर बोले, माँ, तुमने हमें हर कदम पर सिखाया है। हम अब हर दिन उड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। समय बीतता गया और चिड़िया की कहानी गांव में फैल गई। सभी पक्षी, छोटे और बड़े, उसकी कहानी सुनते और उसे सम्मान देते।
गांव के बच्चे भी उस चिड़िया को देखकर यह सीखते थे कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब चिड़िया के बच्चे हर रोज उड़ते थे और हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने जीवन को आसान बना रहे थे। माँ चिड़िया ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया। वह अब शांति से बैठ सकती थी, क्योंकि उसके बच्चे अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे और हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। अब चिड़िया के बच्चों की उड़ान ने पूरे जंगल में एक नया उत्साह भर दिया था। वे हर दिन उड़ते, ऊंचाई में उड़ते और कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते। उनकी दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें मजबूत बना दिया था। गांव में सभी पक्षियों ने उन्हें आदर्श मान लिया था। जीवन में यदि हमें सही रास्ता चुनना है, तो कभी भी रास्ते की आसान दिखने वाली राहों से दूर रहना चाहिए। मेहनत और समझदारी से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor High. चुनमुन चिड़िया अपनी मॉम मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया बीमार पड़ गई। मोनी, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौए के पास चली जाना। चुनमुन, ऐसा मत कहो मो, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो तुम्हें ठीक कर देता। मोनी बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मो, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूंगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ और आज से तू यहीं रहेगी। चुनमुन, मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कालू, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामा, मैं दिन में काम किया करूंगी और रात को पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तभी कालू कौए की बीबी टुनटुन चिड़िया आ जाती है। टुनटुन, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, हम इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। कालू, लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, यह कहाँ जाएगी। टुनटुन, मुझे कुछ नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात बहुत बुरी लगती है। वह रात में ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतर, बेटी तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुन, मैं यहाँ नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। टोनी, बेटी इस नदी में एक मगरमच्छ है तो पानी पीने वालों को खा जाता है। जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है। कुछ सालों के बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया को दवाई दे रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलट कर देख तो उसके मामा कालू कौआ खड़े रो रहे थे। चुनमुन, मामा जी आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। कालू, बेटी मेरी पत्नी ने तुझे घर से निकाल दिया, तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसलिए मेरी आंखें गीली हो गई। चुनमुन,
मामा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मामी मुझे घर से न निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू, सही कह रही है बेटा, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुन, मामा यह भी कोई पूछने की बात है, चलो मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। टुनटुन, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है, ऐसी बीमारी लगी है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो दवाई, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना, मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनटुन, बेटी मैंने तुझे घर से निकाल दिया फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। चुनमुन, मामी अगर आप उस दिन मुझे घर से न निकालती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। टुनटुन, तू अब यही रह मेरी बेटी बनकर। चुनमुन, मामी मैं अब आपकी नहीं पूरे जंगल की बेटी हूँ। यह पूरा जंगल मेरा घर है। मेरे घर पर बहुत से बीमार आते हैं और उनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor High. एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा, शेर सिंह, चिंकू, हम सबने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंकू, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर सिंह, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। तुम कहीं और जाकर रहो, जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहां से वह फल तोड़कर खा सके, न उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लठ लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी। वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे कुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी,
सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी। अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था। उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था। फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था। तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है। चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? यह कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती हैं। चिंकू, बहन मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय तो चली जाती है, अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया, चिंकू मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी जानवरों ने माफ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी रस्सियां काट कर तुम्हें आजाद कर दूंगी, फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़ियों के साथ आई और चिंकू की रस्सियां काट दी। चिंकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने पंचायत में सबसे माफी मांगी। अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor चिंकी बंदर जंगल में दिन रात उछल कूद करता रहता था। जंगल में उसे बहुत कम खाना मिल पाता था, जिससे वह बहुत परेशान था। चिंकी बंदर दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी पिंकी बंदरिया ने कहा, सुनो जी, कुछ ऐसा करो कि हमें भरपेट खाना मिल सके। चिंकी बंदर ने कहा, मैं क्या करूं, ये भोलू हाथी सारे केले खा जाता है। अगर मैं गलती से एक दो केले ले भी लूं, तो वह पूरा पेड़ हिलाकर मुझे नीचे गिरा देता है। दो पहले बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी। चिंकी बंदर का एक छोटा सा बच्चा भी था। दोनों को उसके खाने की चिंता भी रहती थी। एक दिन चिंकी बंदर ने कहा, सुन पिंकी, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। सुना है वहाँ बहुत सा खाना मिल जाता है। अगर सब ठीक रहा तो मैं वापस आकर तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। अगले दिन चिंकी बंदर शहर पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत अच्छा खाना मिलने लगता है। कभी किसी की छत पर, कभी रास्ते पर वह फल और खाने का सामान उठाकर भाग लेता था। एक दिन चिंकी बंदर एक जगह पर बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है, जिसे देखकर सब लोग ताली बजा रहे थे और जादूगर को बहुत से पैसे दे रहे थे। चिंकी बंदर को यह काम बहुत पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं जादू सीख जाऊं, तो जंगल के जानवर मुझे भी खाना लाकर ले दिया करेंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी बंदर दिन में जादू के करतब सीखने लगा। धीरे धीरे उसे सब पता लग गया कि कैसे जादू दिखाया जा सकता है। जादूगर के पास बहुत सा सामान था। एक दिन रात के समय चिंकी बंदर ने जादूगर का कुछ सामान चुराकर एक पोटली में बांध लिया। जाते समय उसने उसकी टोपी भी चुरा ली और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा, अब देख मैं क्या करता हूँ। बस तू ये टोपी और कपड़े मेरे हिसाब से सही कर दे, फिर देखना हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। पिंकी बंदरिया ने कपड़े छोटे कर दिए और टोपी भी छोटी कर दी।
अगले दिन चिंकी बंदर ने सभी जानवरों को जादू दिखाने के लिए बुलाया। चिंकी बंदर तैयार होकर हाथ में एक डंडा लेकर जादू दिखाने लगा। जंगल के भोले भाले जानवर उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चिंकी बंदर ने एक मेज में बीच में सुराख कर रखा था। उसने उस पर एक कपड़ा बिछा दिया था, जो कि बीच में से फटा हुआ था। चिंकी बंदर ने कहा, भोलू हाथी अपने केले यहाँ रखो, मैं जादू से आधे केले गायब कर दूंगा। भोलू हाथी ने कुछ केले रख दिए। इधर उसने पिंकी बंदरिया को सब समझा दिया था। वह मेज के नीचे बैठ गई और जैसे ही चिंकी ने केलों पर कपड़ा ढका, उसने मेज के सुराख से आधे केले निकल लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया तो वहां आधे ही केले थे। यह देखकर सब ताली बजाने लगे। चिंकी बंदर ने कहा, मैं किसी का भी खाना गायब कर सकता हूँ। अगर तुम सब अपना खाना बचाना चाहते हो तो हर दिन मुझे अपने खाने का आधा दे जाया करो। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। अगले दिन से सब अपना आधा खाना चिंकी बंदर के पास रख जाते थे। चिंकी, पिंकी और उनके बच्चे के मजे आ गए। तीनों मिलकर मजे से खाना खाते। चिंकी दिन भर सोता रहता था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। वे बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करते और आधा खाना उन्हें चिंकी को देना पड़ता था। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता अपने घर आया। वह शहर में एक सर्कस में काम करता था। शहर से वह बहुत सा सामान लाया था। उसने अपने घरवालों को सारा सामान दिया और अपने दोस्तों से मिलने जंगल में चला गया। जंगल के जानवरों ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर मिट्ठू तोते ने कहा, वह तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमारे सर्कस में भी जादू होता है, लेकिन खाना गायब नहीं होता, उसे तो छिपा दिया जाता है। तुम उससे एक बार फिर से यह करतब दिखाने को कहो, मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा। भोलू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह बाकी जानवरों के साथ चिंकी बंदर के पास पहुंचा और बोला, जादूगर भाई, हमें एक बार फिर से अपना जादू दिखा दो। चिंकी बंदर बोला, अभी तो मेरे सोने का समय है, कल इसी समय आ जाना। अगले दिन सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। भोलू हाथी ने कहा, भाई, उस दिन की तरह मेरे आधे केले गायब करके दिखाओ। चिंकी बंदर ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ केले दो। भोलू हाथी ने केले मेज पर रख दिए। दूर पेड़ पर बैठकर मिट्ठू तोता यह सब देख रहा था। जैसे ही चिंकी बंदर ने केलों पर कपड़ा ढका और डंडे घुमाकर जादू करने लगा, मिट्ठू तोता कपड़ा लेकर उड़ गया। सबने देखा कि पिंकी बंदरिया मेज के नीचे बैठकर मजे से केले खा रही थी। सभी को चिंकी की चालाकी के बारे में पता लग गया। चिंकी बंदर को भोलू हाथी ने अपनी सूंड से उठा लिया। वह डर के मारे कांपने लगा। भोलू हाथी ने कहा, अब तुझे सारा दिन जंगल से खाना इकट्ठा करके हमें देना होगा। बहुत दिन आराम कर लिया, अब तुम दोनों सभी जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करो, नहीं तो मैं तुझे कुचल कर रख दूंगा। चिंकी बंदर ने माफी मांगी और अगले दिन से वह खाना इकट्ठा करने लगा था। साथ में पिंकी बंदरिया भी उसकी मदद करती थी। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and Welcome to Kapoor एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी। दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा, यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न शहर जाया जाए। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस पर कूद जाती है।
ट्रक के अंदर सब्जियां भरी हुई थी जो गांव से शहर जा रही थी। गिलहरी ट्रक के अंदर मजे से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वह उतरकर पास ही में एक दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है। गिलहरी वहां से भाग जाती है। एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी वह आदमी पानी लेने गया। गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी वापस आया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी उठा लाई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगने लगी। वह आगे चल दी। वहां एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा यह कोई खाने की चीज है। वह ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि वह ड्रम में गिर गई। ड्रम से सोने के रंग की कुछ छींटे पास ही काम कर रही एक औरत पर गईं। वह उठकर देखने लगी तो देखा ड्रम में एक गिलहरी पड़ी है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। उस औरत ने और लोगों को बुला लिया। तभी उनमें से एक बोला, इसे जल्दी से निकलो नहीं तो यह मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छलनी से गिलहरी को बाहर निकाला और वहीं पास में एक और रख दिया। गिलहरी वहीं बैठी रही। वह धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में लग गए। गिलहरी बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगा जहां वह लेटी हुई थी। कुछ देर में वहां तक धूप आने लगी। धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे चलकर आगे चल दी। वह आगे जा रही थी। तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग में रंग चुका था। गिलहरी बहुत खुश हुई। वह फिर से सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर में एक बस उधर से गुजरी और गिलहरी कूदकर उस बस की छत पर बैठ गई। शाम तक वह बैठी रही। शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरी, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर न सकी। रात के समय बस एक ढाबे के पास रुकी। तब गिलहरी उतरकर जंगल में पहुंच गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। अब वह जंगल में इधर उधर खाना ढूंढने लगी। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। तभी एक कबूतर उसके पास आया और बोला, गिलहरी बहन तुम कहां से आई हो? गिलहरी ने कहा, मैं दूर परियों के देश से आई हूं। वहां सभी जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। उसे तरह तरह के फल, अनाज लाकर देने लगे। गिलहरी के मजे आ गए। वह मजे से सब खाने लगी। एक दिन एक कौवा उसके लिए अमरूद लेकर आया और बोला, गिलहरी बहन क्या तुम मुझे अपने साथ परियों के देश ले चलोगी? मैं काला हूँ। यहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहां जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूँ। यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी। ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौवा उसकी बातों में आ गया और उसके तरह तरह के अनाज, दालें, फल लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूद कूद कर खेल रही थी। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी।
गिलहरी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी पेड़ नहीं था। इस बारिश में उसका सुनहरा रंग धुलने लगा और जगह जगह से उसका असली रंग दिखने लगा। बारिश रुकने पर सभी जानवर उसके पास आए। उनमें से एक सियार ने कहा, भाइयों, इसने हम सीधे सादे जानवरों को बेवकूफ बनाया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। गिलहरी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये तो यहाँ का खाना खाने से मेरा रंग फीका पड़ गया। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी कौआ बोला, इसने सबसे ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाया है। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा रंग भी सोने जैसा करने का वादा किया और रोज मुझसे नया नया खाने का सामान मंगाती थी। कुछ देर इसी तरह भीड़ लगी देखकर जंगल का राजा शेर वहां आया। उसे देखकर गिलहरी कांपने लगी, क्योंकि अगर शेर को उसकी चालाकी पता लग गई तो वह उसे खा जाएगा। शेर ने पूछा तो गिलहरी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। शेर भी हंसने लगा। वह बोला, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शहर नहीं जाओगी। अच्छा खाने का शौक आज तुम्हें मरवा देता। गिलहरी रोते हुए बोली, महाराज, मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊंगी और कौए भैया, मैं कल से आपको दाना लाकर दिया करूंगी। जो कहोगे वह ला दूंगी। कुछ देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। सभी जानवर कहीं ना कहीं जाकर छुप गए, लेकिन गिलहरी वहीं घास पर उछल कूद करती रही, जिससे शहर का रंग पूरी तरह से उतर जाए। कहानी का मतलब ये है कि किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसे गिलहरी ने जंगल के सभी जानवर या खास करके कौवे का उठाया। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and